मित्रों, आज हमारे पुनश्चर्या पाठ्यक्रम रिफ्रेशर कोर्स का छठा दिन है। आज के इस छठे दिन के पहले सत्र में मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस पहले सत्र के आज के हमारे वक्ता प्रोफेसर चंदन कुमार जी हैं, जिनका सारगर्भित, सुचिंतित और रोचक व्याख्यान हम लोग सुनेंगे, उसके सहभागी होंगे और फिर इस पर चर्चा होगी। मैं सर का आपसे औपचारिक परिचय कराऊं उससे पहले अपने कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर से आग्रह करूंगा कि सर के स्वागत में दो शब्द करें। सर। हाँ, धन्यवाद अरविंद जी। आज के सत्र के हमारे सम्मानीय वक्ता और मेरे अनुज प्रोफेसर चंदन कुमार जी, इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर विनीता तुली, अरविंद जी, सभी प्रतिभागी, सबसे पहले तो मैं चंदन जी का इस पुनश्चर्या का पाठ्यक्रम के तहत इस सत्र में स्वागत करता हूं। कॉलेज की तरफ से, हम सबकी तरफ से उनका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज जिस विषय पर चंदन जी व्याख्यान देंगे, नई तकनीक और शिक्षण अधिगम, मैं समझता हूं कि बहुत ही रोचक तरीके से, और खास करके थोड़ी देर पहले जो चर्चा हो रही थी, तो कई प्रसंगों का उल्लेख उनके व्याख्यान में जरूर मिलेगा, क्योंकि चंदन जी और मैं, हम सब एक विषय के हैं। तो तकनीक से हिंदी के शिक्षक बड़ी दूर भागते हैं, तो वो बहुत सारे प्रसंग शायद उनके व्याख्यान में आएंगे। लेकिन जो समय के साथ जो बदलाव हो रहा है और जिस तरह से हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें जो तकनीक के साथ जुड़कर हमको अपने पेडागोजी के बदलते रूप को ग्रहण करना है और उसको विद्यार्थियों से जो सीखना चाहते हैं उनको किस तरह से नए नए तरीके से सिखाना है। ये एक चुनौती है और हमारे लिए और एक अवसर भी है। और कोरोना काल में मैं समझता हूँ कि अगर शायद कोरोना नहीं आया होता तो इतने 100% स्तर पर शिक्षा, चाहे वो स्कूल के हों या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के, वो तकनीक से या वर्चुअल मोड से इस तरह से नहीं जुड़ते। तो ये आपदा में एक निश्चित रूप से एक अवसर भी था हमारे लिए कि हमने एक नई चीज सीखी है। और अब जिस तरह से पाठ्यक्रम में बदलाव होंगे या जो व्यवसाय परक या कौशल परक शिक्षा की बात है, या जिस तरह से इसको रोजगारोन्मुख बनाना है, तो इसके लिए या सूचनाओं का जो अंबार है उसको विद्यार्थी तक किस तरह से पहुंचाया जाए, ये सारी बातें निश्चित रूप से तकनीक उसमें बहुत सहारा बनती है। तकनीक की मदद से हम ये कर पाते हैं। लेकिन क्या हम शिक्षक से केवल सूचना प्रदान करने वाले बन गए हैं, या क्या हमारा काम अब यही रह गया कि हम अब फैसिलिटेटर या प्रोवाइडर हो गए हैं, केवल देने वाले, या हम अपने विचारों को, अपने चिंतन को, अपने ज्ञान को भी हम प्रवाहित कर पाएंगे इस तकनीक के साथ साथ। ये बहुत सारे सवाल हैं जो चंदन जी से आप लोग सुनेंगे। मैं पुनः उनका स्वागत करता हूं कॉलेज की तरफ से, हम सबकी तरफ से, और उन्होंने अपने व्यस्त समय से हमारे कॉलेज के लिए, इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, इसके लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। धन्यवाद अरविंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके उत्प्रेरक वक्तव्य के लिए और प्रबोधन के लिए। मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि इस अवसर पर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध विद्वान, संस्कृति चिंतक और लोकप्रिय प्रोफेसर चंदन कुमार जी का आपसे परिचय करा रहा हूं। सर का औपचारिक व्याख्यान शुरू हो उससे पहले एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। सर की संपूर्ण शिक्षा दीक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में प्रोफेसर पद की गरिमा सुशोभित करने से पहले
आप जाकिर हुसैन महाविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय जाकिर हुसैन कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। उसके बाद आप सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल बने। तत्पश्चात अपने हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद की गरिमा बढ़ाते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के अनेक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के डिप्टी डीन, स्टूडेंट वेलफेयर, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस दोनों से लेकर अनेक महाविद्यालय के गवर्निंग बॉडी के सदस्य और चेयरमैन के रूप में आपने सेवा दी है। आपके अध्ययन, अध्यापन और शोध अभिरुचि के क्षेत्र विशेष रूप से उत्तर पूर्व भारतीय संस्कृति का अध्ययन, हिंदी भक्ति कविता, भोजपुरी साहित्य, नाटक एवं रंगमंच, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म मेकिंग, उच्च शिक्षण और शिक्षा व्यवस्था आदि रहे हैं। आपके निर्देशन में अब तक अनेक शोध छात्र पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। आपकी अब तक 10 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जो हर एक पुस्तक अपने आप में विशिष्ट शोध का परिणाम है। अनगिनत शोध आलेख एवं साक्षात्कार हिंदी की प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आप अब तक सैकड़ों राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, एफडीपी, रिफ्रेशर कोर्स कार्यक्रमों में की नोट स्पीकर के रूप में आमंत्रित किए जा चुके हैं। आप अब तक अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से विभूषित किए जा चुके हैं। महत्वपूर्ण बात ये कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की सांस्कृतिक समितियों के आप निरंतर सलाहकार सदस्य के रूप में सेवा दे रहे हैं। भारत तथा भारत से बाहर के विश्वविद्यालयों की कई समितियों में आप सम्मानित सदस्य के रूप में शिक्षा, संस्कृति, सांस्थानिक विकास में निरंतर योगदान दे रहे हैं। सर, आपका पुनः स्वागत है। और आज जो हमारा निर्धारित विषय है तकनीक और शिक्षण अधिगम, उस पर व्याख्यान के लिए आपका स्वागत है। प्रणाम सर, माइक आपको सौंपता। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आत्माराम सनातन धर्म महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली द्वारा आयोजित इस पुनश्चर्या कार्यक्रम के संरक्षक द्वय प्रोफेसर ज्ञानतोष झा जी और प्रोफेसर एसपी अग्रवाल जी, संयोजक डॉक्टर विनीता तुली जी, सह संयोजक डॉक्टर अंजलि गुप्ता जी, समन्वयक डॉक्टर राजीव नयन जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे डॉक्टर अरविंद मिश्र जी, इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग ले रहे विद्वान प्राध्यापक वृंद, सबको मेरा प्रणाम। यह पुनश्चर्या पाठ्यक्रम है, रिफ्रेशर कोर्स है। पुनश्चर्या यानी नवोन्मेष, इनोवेशन। भारतीय चिंतन में प्रतिभा प्रज्ञा का नवोन्मेष है। एक आचार्य हुए हैं भट्टतौत, उनका समय 10वीं सदी के उत्तरार्ध में माना गया। जो लोग शास्त्रीय चिंतन की परंपरा से परिचित हैं और विद्वान प्राध्यापक बैठे हुए हैं, वे जानते होंगे कि भट्टतौत की रचना काव्य कौतुक मानी गई, जो अनुपलब्ध है। किंतु उसी समय भट्टतौत के ही रचना काल में एक और विद्वान हुए जिनका नाम है अभिनव गुप्त। तो अभिनव गुप्त ने भट्टतौत के मतों का उल्लेख अपनी रचना अभिनव भारती में किया है। अभिनव गुप्त को हम सभी जानते हैं। अभी अभिनव गुप्त की जन्म जयंती मनाई गई, पूरे देश ने मनाई। कश्मीर के संदर्भ में उनका उल्लेख आता है, सभी आप परिचित हैं। तो इन्हीं भट्टतौत ने प्रतिभा की परिभाषा देते हुए कहा कि प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता।
यानी प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नवीन विचार उत्पन्न करती है, नवोन्मेष करती है, इनोवेशन करती है, आउट ऑफ बॉक्स सोचती है। प्रतिभा सूचना नहीं है, प्रतिभा व्याख्या है। मनुष्य ने, इसको यूं समझिए थोड़ा सा, मनुष्य ने अपने जैसा मनुष्य देखा, मनुष्य ने हाथी देखा। हाथी और मनुष्य सूचना है, संज्ञा है। एक विचार आया कि ऐसा जीव हो जिसमें मनुष्य जैसी प्रज्ञा हो और हाथी जैसा बल हो। चिंतन आया, हुआ अद्भुत होगा। ऐसा होना देवता होना है। गणेश की कल्पना साकार हुई। गणेश देवत्व की अवधारणा है। देवता होना आउट ऑफ बॉक्स सोचना है। यह व्याख्या है, यह सूचना नहीं है। मित्रों, भट्टतौत का उल्लेख सिर्फ आपके सामने प्रज्ञा की व्याख्या करने के लिए मैंने आपसे किया। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम जिसको आप आयोजित कर रहे हैं, रिफ्रेशर कोर्स, प्रज्ञा की नई सीमाओं का निदर्शन है। विजडम की नई बाउंड्रीज क्या हो सकती हैं? कई बार सीमाएं हमारी लिमिटेशंस भी हैं और हमारे संभावनाएं भी हैं। जो अरविंद जी ने मुझे विषय भेजा और आदरणीय प्राचार्य महोदय के माध्यम से जिस विषय का ज्ञान हुआ, वह विषय संपूर्णता में कुछ इस प्रकार है: उत्कृष्ट शिक्षक, बदलती दुनिया में चुनौतियां और अवसर। इस विषय पर जैसा कि बताया गया, विद्वानों के वक्तव्य हो चुके हैं और होंगे भी। मेरा वक्तव्य नई तकनीकी और शिक्षण अधिगम पर है। अंग्रेजी में बोले तो संप्रेषणीयता थोड़ी बढ़ जाती है। न्यू टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग। मुझे खुशी है कि विश्वविद्यालय इस विषय पर बातचीत करने का मन बना रहे हैं। जब हम लोग 10वीं में पढ़ते थे, प्रधानमंत्री, मैं बहुत सम्मान से नाम लेना चाहूंगा, आदरणीय राजीव गांधी जी, अपनी कार्य पद्धति से देश की कार्य पद्धति में बदलाव के लिए कंप्यूटर की वकालत कर रहे थे। संस्थानों और संस्थाओं में विलाप चल रहा था कि कंप्यूटर आया तो नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बाबू लोग हड़ताल कर रहे थे। अपना भी एक कस्बाई मन था। राजीव गांधी जी की नीतियों से नाराज हो गया। 20 साल बाद बाबू लोग कंप्यूटर पर सवार हैं। कहीं कोई भूखे नहीं मरा। इंडोनेशिया में टेलीविजन आया तो लोगों ने कहा कि यह शैतान की आवाज है। मस्जिदों में शुक्रवार की नमाज के बाद जो तकरीर की गई, उसमें टेलीविजन को काफिर की आवाज कहा गया। जब भी नई तकनीक आती है तो यथास्थितिवाद की पक्षधर व्याख्याओं को खतरे की तरह लगती है। जबकि बहुसंख्यक वर्ग के लिए अगर मैं थोड़ा सा मार्क्सवादी होने का सुख ले लूं तो सर्वहारा कह सकता हूं। सर्वहारा के लिए वह सबलीकरण का, इंपावरमेंट का, सशक्तिकरण का और मेन स्ट्रीम में आने का, यानी मुख्य धारा में आने का माध्यम बनती है।
एक सज्जन हुए हैं विक्टर ह्यूगो, आप जानते होंगे। विक्टर ह्यूगो का पूरा नाम विक्टर मैरी ह्यूगो था। उनका जन्म 26 फरवरी 1802 को बेसेंको, एक जगह है फ्रांस में, वहां हुआ था, और मृत्यु 22 मई 1885 को पेरिस में हुई। जो लोग कला के इतिहास से परिचित हैं उन्हें सिंबोलिज्म और एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन के बारे में पता होगा। सिंबोलिज्म और एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन में विक्टर ह्यूगो के योगदान को दुनिया मानती है। वे फ्रांसीसी रोमांटिक आंदोलन के प्रमुख कवि, नाटककार, उपन्यासकार और निबंधकार रहे। उनका एक उपन्यास है नोत्र-डेम, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका एक पात्र छापेखाने की नई तकनीक आने पर यह आशंका व्यक्त करता है कि छपाई के मशीन के कारण लोग लिखना भूल जाएंगे और साक्षरता लुप्त हो जाएगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। आपको यह ध्यान में होगा कि जिन पादरियों ने छापेखाने का विरोध किया, इससे बाइबिल के नष्ट भ्रष्ट होने की आशंका व्यक्त की, उन्हीं लोगों ने तकनीक पर सवार होकर पूरी दुनिया में क्रूसेड काटा। विश्वविद्यालय के नए पादरी चिंतित हैं। तकनीक ने एक ऐसी स्थिति पैदा की है जहां यथार्थ की व्याख्या में हमारी घोषित बुद्धि के सीमांत नजर आ रहे हैं। नॉन विजडम के लिमिटेशंस नजर आ रहे हैं। एक सज्जन हुए हैं रंगास्वामी नरसिम्हन। रंगास्वामी नरसिम्हन ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में 1955 में डिजिटल कंप्यूटर की जो शुरुआत की, वह माननीय राजीव गांधी, नरसिम्हा राव जी से होते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक पहुंची है। एक पूरी दुनिया है जिसकी यात्रा पिछले 46 वर्षों में तय हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस प्रज्ञा यात्रा की अभिव्यक्ति है। इस यात्रा ने हमें अनुभव दिया है कि भारत जैसे विशाल देश में, जहां आजादी के 75 वर्षों के उपरांत भी सुदूर इलाकों तक शिक्षा की आधारभूत संरचनाएं पहुंचाने में हम असमर्थ रहे। यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। शिक्षक है तो विद्यालय नहीं है, विद्यालय है तो बैठने की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था है तो पढ़ाने की नीयत नहीं है, सब है तो वेतन नहीं है। आजादी के 75 वर्ष में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों से पढ़ाने के अलावा सारे काम लिए गए। मैं तो देश के विभिन्न हिस्सों में जाता हूं और जहां से मैं आता हूं वहां वो देश ही असली देश है। वहां शिक्षक मतगणना करते हैं, जनगणना करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं, टीकाकरण करते हैं, मध्याह्न भोजन में खिचड़ी बनाते हैं और भी न जाने क्या क्या करते हैं। स्वातंत्रोत्तर भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अनाथालय की तरह विकसित हुई है।
ऑर्फनेज की तरह डेवलप हुई है। तो उच्च शिक्षा वैचारिक ऐशगाह की तरह डेवलप हुई है। आर्म्स चेयर थिंकिंग की तरह के अड्डे बने उच्च शिक्षा के संस्थान। किसी लहेरिया सराय से, किसी एकंगर सराय से या किसी टीकरी कला से विकास के प्रक्रिया में पीछे छूट गए लोग, पूंजी के खेल में बाहर कर दिए गए लोग। अगर हमारे कुलपति हुए हैं प्रोफेसर केएन राज, उनके शब्दों का मैं प्रयोग करूं तो हिंदू ग्रोथ रेट में पलते हुए लोग, उन्होंने एक शब्द चलाया हिंदू ग्रोथ रेट का, जिसमें गैंगेस्टिक बेल्ट का ग्रोथ रेट वो 2-3% ग्रोथ रेट को उन्होंने हिंदू ग्रोथ रेट की संज्ञा दी। ऐसे लोग लहेरिया सराय से, एकंगर सराय से, टीकरी कला से निकलकर जब विश्वविद्यालयों में आए तो आचार्यों ने उनके इर्द गिर्द भय बुना। उन्हें पूंजी का भय दिखाया गया, उन्हें टेक्नोलॉजी का भय पढ़ाया गया। भयातुर व्यक्तित्व, डरा हुआ आदमी आक्रामक होता है। माफ कीजिएगा मुझे कहने के लिए, पर आप विद्वान लोग हैं, घर की बात है इसलिए कह सकता हूं। हमारे आचार्यों ने हमें जो ज्ञान कहकर बांटा, वह ज्ञान पूंजी और टेक्नोलॉजी के डर की मैन्युफैक्चरिंग थी। एक कंस्ट्रक्ट था और वो कंस्ट्रक्ट कैपिटल और टेक्नोलॉजी से पैदा हुआ भय बना रहा था। अपने बोल्शेविक क्रांति के कारण परिणाम पढ़ाए गए, लेनिन माओ से तुंग का योगदान पढ़ाया गया और हमसे कहा गया कि आप बेगूसराय से क्रांति करने आए हैं। यह ज्ञान की चरम सार्थकता बताई गई। टेक्नोलॉजी ने इस ज्ञान की सीमाएं बता दी हैं। हमारे सामने एक नई दुनिया है, एक नया यथार्थ है। आपको ज्ञात है, आप जानते हैं, भारत में जून 1923 में रेडियो आया। बॉम्बे रेडियो क्लब, आज की मुंबई तब बॉम्बे हुआ करती थी। तब क्या, अभी कुछ दिन पहले तक भी बॉम्बे ही हुआ करती थी। 1955 में कंप्यूटर आया। 15 सितंबर 1959 में टेलीविजन आया। 1995 में मोबाइल फोन आया। 2006 में फेसबुक आया। 2009 में स्मार्टफोन आया और अप्रैल 2012 में एयरटेल ने कलकत्ता में पहली बार 4G लॉन्च किया। दुनिया बदल गई। हमारी उपलब्ध विचारधाराएं और उनकी घोषित शब्दावली इन माध्यमों से बने हुए यथार्थ की व्याख्या में फिसड्डी सिद्ध हुए। पर स्थिति अपरिहार्य थी। नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। एक कंडीशन था, वो एक लाइफ कंडीशन की तरफ डेवलप हुआ। जो लोग पूंजी और तकनीक के खेल में से असहमत थे, वो खुद इसमें डूबे हुए थे। इसको यूं समझिए, मैं तो एक ऐसे विभाग में मेरी रोजी रोटी चलती है जहां गणदस्यु भावुकता का विभाग है। वो खूब रोंदू सा विभाग है। रोंदू होना वहां का अस्थाई भाव है। गांव, गरीबी, बैगन का खेत, हामिद, अमीना बी, सरोज की कहानियां इन विभागों की रोजी रोटी के कारण है। जो यथार्थ हमारे सामने था, उसमें दुनिया के बड़े खेल नैस्डैक, डाउ जोन्स, निकेई और सेंसेक्स में हो रहे थे। क्षण क्षण परिवर्तित जगत का यथार्थ था।
एक नितांत चंचल, क्षणभंगुर, या कहिए अति चंचल यथार्थ। गुरुजी लोग, जिसमें मैं अपने को शामिल पाता हूं, और उनके चेले लोग, यहीं कहीं एक कच्ची सड़क थी जो मेरे गांव की ओर जाती थी, में मगन थे। खेल की शर्तें बदल गई हैं, खिलाड़ी बदलना चाहते हैं, पर कोच लोग इन सब चीजों में षड्यंत्र देख रहे हैं। डरे हुए आदमी को दूसरों को डराना अच्छा लगता है। विश्वविद्यालयों का काम भय और घृणा का पाठ पढ़ाना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को सक्षम बनाना है, एम्पावर्ड करना है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जब भी आप टीचिंग लर्निंग को देखें, नई टेक्नोलॉजी को देखें, तो उस 17 साल की बच्चे की आंख से देखें जो अपनी दुनिया बनाने के लिए आप पर भरोसा करके आपके पास आया है। उसे आपको ऐसा बनाना है कि वह रूपर्ट मर्डोक, वार्नर ब्रदर्स, बिल गेट्स और सुंदर पिचाई की दुनिया में अपनी जगह बना सके। हमारा संकट क्या है? विश्वविद्यालयों और संस्थानों का संकट क्या है, उस पर एक बार बातचीत हो जाए, फिर आगे बढ़ूंगा। हमारा संकट यह है कि हमारे ज्ञान में अनुभव का झूठ समा गया है। हमारे विश्वविद्यालय, हमारे शैक्षणिक संस्थान नए और सच्चे अनुभवों को आने से रोक रहे हैं। माफ कीजिएगा, यह न बदलने का मिजाज या यथास्थितिवादिता अध्ययन अध्यापन को प्रतिक्रियावादी बना रही है, रिएक्शनरी बना रही है। हमें यह समझना होगा कि हम तकनीक और बाजार के खेल में हैं। आप माने या न माने, शिक्षा का खेल पूंजी और तकनीकी का खेल हो गया है। पूंजी और तकनीक की रेलगाड़ी चल निकली है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो पाठ्यक्रमों और संस्थानों को पूंजी और तकनीक की रेलगाड़ी पर सवार होना पड़ेगा। एक बात बताऊं, इस पूंजी और तकनीक के खेल का एक लोकतंत्र भी है, इसकी अपनी एक इनर डेमोक्रेसी भी है, और वह इनर डेमोक्रेसी नॉलेज की भी डेमोक्रेसी है। मैं एक उदाहरण से आपको स्पष्ट करता चलता हूं। पहले क्या होता था, एक आचार्य होता था, हम लोगों ने ऐसे ही देखा आचार्य, उसका एक चेला होता था। आचार्य चेले को इलाहाबाद, चंडीगढ़, बनारस, अमरूद आदि की कहानियां सुनाता था, और इस गप को ज्ञान कहता था। वह यह कहकर उसको सुनाता था कि फलाने जी के धोती के किस्से मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं। चेला कैंची, गोंद और बटाईदारी से, बटाईदारी समझ रहे हैं ना, अपने से ना लिखवा के दूसरे से लिखवा लेना, उस गप को 300 पेज में फैला कर लाता था। आचार्य अपनी बौद्धिक मालिश के बदले उस गप को शोध बताता था, और चेला गप सम्राट को महान बताता था। तकनीक ने इस खेल को बिगाड़ दिया है। गप ऑनलाइन हो गया। हिमाचल से लेकर अरुणाचल तक एक क्लिक में वह गप पब्लिक डोमेन में है। कोई भी गुरु, कतवारू, मंगरू
उस महान प्रातः स्मरणीय आलोचना शिखर से पूछ सकता है कि इसमें क्या महान है बे, और वह गुरु कतवारु मंगरू किसी छद्म नाम से आचार्य की महानता को एक झटके में आचार्य की कराह में बदल देगा। तकनीक ने हमें बताया है कि विश्वविद्यालयों में ज्ञान कहकर परोसे जाने वाले तथ्य गप थे, गॉसिप थे। आचार्य जी लोग इस गप की परंपरा को बचाए रखना चाहते हैं। मैं पूरी ईमानदारी और गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं। नए माध्यम ने बताया कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए अध्ययन अध्यापन नहीं होता है, गप गोष्ठी नहीं है। यह शिक्षा जीवन को बेहतर बनाने, सुविधा संपन्न बनाने और स्वाद संपन्न बनाने का माध्यम है। यह एक ठस लौकिक कार्य है। हम जिन स्थितियों में हैं, न्यू टेक्नोलॉजी जिसको कहा गया, वह एक लाइफ कंडीशन है, इसका कोई विकल्प नहीं है। थोड़ा सा शायराना हो जाऊं तो आग का दरिया है और डूब के जाना है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां एक फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसके खिलाफ आप हो ही नहीं सकते। इसका कोई विकल्प नहीं है। अगर किसी के पास कोई विकल्प हो तो वह प्रस्तावित करेगा। आपके संबंध, आपकी रचनात्मकता, आपका विरोध, सब कुछ इन्हीं माध्यमों पर निर्भर है। आप टेक्नोलॉजी का विरोध कर रहे हैं फेसबुक पर, आप टेक्नोलॉजी में इन हैं और टेक्नोलॉजी का विरोध कर रहे हैं। आप कितने भोले हैं। आप जिन स्थितियों में आकंठ धसे फंसे हैं उसका आपको एहसास तक नहीं है। दुष्यंत याद आ रहे हैं, दुष्यंत कुमार हिंदी के गजलकार हैं और उनकी पंक्ति है, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल यह भी है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मित्रों, जिस कोविड का उल्लेख आदरणीय प्राचार्य महोदय ने किया, जब मैं पिछले 2 वर्षों को देखता हूं तो मेरा तो दिल बाग बाग हो उठता है। हम बचे रह गए इन सुंदर स्थितियों को देखने के लिए। विश्वविद्यालयों के पठन पाठन में कोविड-19 का उत्तरकाल कई नई स्थितियों का जनक होकर आया है। देखते ही देखते परंपरागत कक्षाएं और आदरणीय गुरुजी लोग तकनीक पर सवार हो गए। पूरा का पूरा शिक्षा का तंत्र, चाहे वह कक्षा हो, साक्षात्कार हो, संगोष्ठी हो या पुनश्चर्या पाठ्यक्रम हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जूम, फेसबुक, गूगल मीट्स, फेसबुक लाइव के हवाले हो गए। 12 मई 2020 को देश के नेतृत्व ने देश का संबोधन किया। वो संबोधन सुनिएगा। देश के नेतृत्व ने अपने संबोधन में स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा, अर्थव्यवस्था और विकास की प्रतिस्पर्धा में अगर हमें बचे रहना है तो हमें टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना पड़ेगा। एक बात बताऊं आपको, कक्षा अब गुरु का स्वायत्त इलाका नहीं है। क्लासरूम कोई ऑटोनमस यूनिट नहीं है। पहले गुरु अपनी कक्षाओं का बादशाह हुआ करता था, उसका वो एक राज्य होता था, वहां वो वहां का अकबर था भाई। अब गूगल मीट पर आप हैं, आप तकनीक के जद में हैं, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप पर पारदर्शिता और जवाबदेही के तर्क लागू हैं। शिक्षा में तकनीक की उपस्थिति ने कई नई चीजें पैदा की हैं।
इसने आपको कक्षाओं में अनुशासित रखा हुआ है। आप कुछ भी बोलकर नहीं निकल सकते, उसे बार बार सुना जाएगा। आपका हर बोला हुआ शब्द पब्लिक स्क्रूटनी में है। एक तीसरी आंख का भय आपको मर्यादित रखे हुए है। एक बात बताऊं आपको, आप जानते हैं आपको क्या क्या बताऊं। तकनीक ने मानवीय संबंधों में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित किया है। आप किस पर टिप्पणी करते हैं, किसे लाइक करते हैं, किसे अद्भुत अकल्पनीय बताते हैं, यह केवल वही नहीं देख रहा है, अपितु वह भी देख रहा है जिसे आप दिखाना नहीं चाहते। एक खुला खेल है जहां आपकी बुद्धि के और चातुर्य के सीमांत साफ साफ नजर आ रहे हैं। टीचिंग लर्निंग में यानी शिक्षण अधिगम में तकनीकी का प्रवेश शिक्षा के मानकीकरण की दिशा में भी बदलाव लाएगा। अपने विषय और क्षेत्र के बेहतरीन मस्तिष्क एक क्लिक पर उपलब्ध होंगे। मान लीजिए कि विद्यार्थी को अलजेब्रा पढ़ना है, लॉगरिथम पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, या छोड़िए उसे भक्तिकाल और छायावाद ही मान लीजिए कि पढ़ना है, या रंगमंच ही समझना है, तो वह ठेल ठाल के जुगाड़ सुगाड़ से आए गुरुजी की कक्षा में क्यों समय खराब करेगा, जबकि सब कुछ उसे गूगल बाबा की कृपा से उपलब्ध हो रहा है। स्वयं और स्वयं प्रभा इसके उदाहरण हैं। स्वयं यानी आप जानते होंगे SWAYAM, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिंग लर्निंग, स्टडी वेब्स फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं यह भारत सरकार का उपक्रम है जो उपलब्धता, गुणवत्ता और मानकीकरण से युक्त शिक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने की दिशा में एक तकनीकी प्रयास है। स्वयं प्रभा जान रहे होंगे आप। स्वयं प्रभा DTH यानी डायरेक्ट टू होम माध्यम से शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित करने वाले 32 चैनलों का एक समूह है। इन तकनीकी माध्यमों ने सुदूर इलाकों में शिक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित किया है। मेरा खुद का उदाहरण है, मैं डिब्रूगढ़ से आसाम से नाहरलगुन अरुणाचल प्रदेश की ओर जा रहा था। एक चाय की दुकान पर रुका। असमिया में चौ शब्द नहीं है। जो लोग असमिया भाषी होंगे वो जानते होंगे असमिया में चौ शब्द नहीं है, वहां 400 है। तो चाय की दुकान साई की दुकान थी। तो ड्राइवर ने कहा कि आगे साई की दुकान है। मैं गाड़ी से उतरकर बांस के बने हुए एक चबूतर नुमा जगह पर बैठ गया। दुकानदार को मैंने कहा कि 4 कप साई बनाओ। उसने चाय बनाई। चाय पीकर मैं उसके पास गया, पूछा कितने पैसे हुए। उसने मुस्कुराते हुए कहा साई का पैसा नहीं लेगा, तुम सोबे है ना, सोबे, तुम चौबे है ना। हाँ, तुम कैसे जानता है, मैंने पूछा। वह हंसने लगा। तुम हम लोगों के गुरु के बारे में अच्छा अच्छा बोलता है। फिर उसने एक ऊंची आवाज लगाकर अपनी बिटिया को बुलाया। उसने ऊपरी आसाम की असमिया में कुछ कहा।
उस बच्ची ने मोबाइल खोला और मेरा पेज निकाला, मेरा फोटो दिखाया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बिहार भोजपुर के एक व्यक्ति को वाया दिल्ली सुदूर असम के इलाके में पहुंचना किसने सुनिश्चित किया? यह टेक्नोलॉजी ने सुनिश्चित किया है। किसी झोला मारखा गप्प सम्राट आचार्य की कुवत से यह बाहर था। एक तो कोई आचार्य वहां खुद ही नहीं पहुंचा तो मुझे क्या पहुंचाता। मुझे युवाल नोआ हरारी याद आ रहे हैं। आप जानते होंगे, हरारी मेरे प्रिय लेखक हैं। नोआ हरारी इजराइल के हिब्रू विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाते हैं। वो सोशल हिस्टोरियन है। हरारी का जन्म 24 फरवरी 1976 को इजराइल में एक जगह है किर्यात याता, वहां हुआ था। उनकी अभी तक 3 पुस्तकें प्रकाशित हैं। 2014 में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई, सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। 2016 में उनकी दूसरी पुस्तक प्रकाशित हुई, होमो डेस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो। और 2018 में उनकी तीसरी पुस्तक प्रकाशित हुई, 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, 21वीं सदी के 21 सबक। हरारे विपश्यना के साधक हैं। उन्होंने सन 2000 में ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हुए विपश्यना की पद्धति में अपने को दीक्षित किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक होमो डेस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो में अपने विपश्यना गुरु सत्यनारायण गोयनका को समर्पित किया है और लिखा है कि मैं 15 वर्षों तक विपश्यना का अभ्यास करने से प्राप्त ध्यान, शांति और अंतर्दृष्टि के बिना इस पुस्तक को नहीं लिख सकता था। खैर, उनकी पुस्तक 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी आपको पढ़नी चाहिए। छोटी सी पुस्तक है, गूगल प्ले बुक पर उपलब्ध है, अमेजन पर भी उपलब्ध है। पुस्तक तकनीकी, सभ्यता और मनुष्य के संबंधों की रोचक व्याख्या है। नोआ हरारी का उल्लेख इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि नए बनने वाले समाज में तकनीक, ताकत, सूचना, लोकतंत्र और व्यक्ति के स्वरूप की तार्किक व्याख्या उनके यहां उपलब्ध है। अब राज्य सूचनाओं पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। किसी पुस्तक पर बैन नहीं लगने जा रहा। अब राज्य इतनी सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे कि आपको सही और गलत सूचना के बीच अंतर प्राप्त करना ही मुश्किल हो जाएगा। जब सूचनाओं पर प्रतिबंध नहीं होगा तो कक्षाओं में किस बात का प्रतिबंध होगा भाई? आप जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी आपने ज्ञान जिसको कहकर बांट रहे हैं, आप 99% मामलों में आपसे बेहतर विद्यार्थियों के पास उपलब्ध है। संस्थानों की दुनिया आने वाले समय में कभी कहानीकार बनाने की दुनिया नहीं रहेगी। एक ऐसा विश्वविद्यालय बनने जा रहा है जहां इंफॉर्मेशन और इन्फोर्समेंट दोनों की अनंतता है। एक क्लब हाउस जैसा इलाका है जहां आपको फूड कोर्ट, थिएटर एरिया, गॉसिप बेंच, किडलिंग एरिया, किडलिंग समझते हैं, हंसी ठट्ठा दिल लगी, अनिवार्य और प्राथमिक बिंदु होंगे।
शैक्षणिक संस्थानों का पारंपरिक ढांचा बदलने वाला है। अब बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट पर 5 तमाचे दुखहरण मास्टर गढ़ते रहते किसी तरह आदम के सांचे वाले कवि नागार्जुन के गुरु और छात्र दोनों पूंजी और तकनीक के इस खेल में बह गए। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो अशोका, एमईटी, सीयू नाडार, धीरू भाई जैसे संस्थानों में घूम कर आइए, जहां पढ़ना लैपटॉप और मोबाइल पर है। संस्थान में जाना तो सोशलाइजेशन का हिस्सा है, सामाजिकता का हिस्सा है। शिक्षण और अध्यापन की दुनिया में एक और बदलाव आने वाला है, और वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो दुनिया बनने वाली है, या यूं कहें कि बन चुकी है, उसके साथ आपको संवाद करना सीखना होगा। आपके नए शिक्षा मित्रों के नाम बिक्सबी, कोटाना, एलेक्सा, सीरी और गूगल असिस्टेंट्स होंगे। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने अपने 12 साल के बेटे से एक बार पूछा कि रात को तुम किससे बात कर रहे हो यार? तो उसने जवाब दिया, गूगल असिस्टेंट से। मैंने पूछा क्या बात कर रहे हो, क्या बात करते हो? उसने कहा कि मैंने उससे कहा कि हे गूगल, हाउ आर यू। मैंने कहा गूगल ने क्या कहा? तो गूगल ने जवाब दिया, कोनिचिवा। मैं चौंका। मैंने मतलब? तो उसने कहा कि इट मीन्स हेलो इन जापानीज। जब वो श्री को कहता है कि श्री आई लव यू, तो श्री कहती है वो इट हर्ट्स। मेरे एक विद्यार्थी का फोन आया। वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करती हैं। बातचीत करने के क्रम में वो, जैसे ही मैंने फोन उठाकर हेलो कहा, एक आवाज आई, एलेक्सा स्टॉप। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि एलेक्सा गाना गा रही थी, मैंने उसे मना किया। इंतजार कीजिए, आने वाली दुनिया में हाड़ मांस की प्रोफेसरों की जगह एलेक्सा, सिरी और कोटाना लेने वाले हैं, जो आपको गुरुओं की तरह सूचनाएं भी देंगे। सूचनाओं की भरमार होगी और गुरु का भय नहीं होगा। या आपकी हुक्म उदूली नहीं करेंगे, आपकी टहल बजाएंगे। शिक्षा की दुनिया में आने वाला कल नाम, पृष्ठभूमि, वंश और परिवार की दुनिया से तय नहीं होगा। अभी तक पहचान का पैमाना क्या था? फलाना, पिता का नाम फलाना, और ज्यादा आगे बढ़े तो अस्थाई पता और डाक का पता, यही सब तो था। इसी से आप पहचाने जाते थे। आने वाला विद्यार्थी एक बायोमेट्रिक आइडेंटिटी होगा। वह नाम और पिता के नाम से ज्यादा आंखों के रंग से, पुतलियों से, अंगुलियों के निशान से पहचाना जाएगा। शिक्षण संस्थानों की उपस्थिति प्रणाली खत्म होने वाली है। उपगुरु जी और उनके विद्यार्थी लोग संस्था या कक्षा में है या मंत्री जी के यहां है, इससे पता चलना आपकी बायोमेट्रिक आंकड़ा आपकी उपस्थिति को सुनिश्चित कर देगा। कॉलेज में सेंसर बता देगा कि आप कहां हैं। यह बायोमेट्रिक आंकड़ा आपको पूर्णतः एक व्याख्या इकाई बना देगा। आपका क्रोध, आपका प्रेम, स्थितियों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया, सब कुछ व्याख्या होगी, सब कुछ प्रेडिक्टेबल होगी। इस पर और ज्यादा बोलूंगा तो झटका लगेगा। ये जब होगा तो आनंद लीजिएगा।
यही नहीं, ट्रेड यूनियन का स्वरूप भी बदलने वाला है। हमारे देखते देखते चुनावी राजनीति, प्रचार, चुनाव, संगठन, सबका स्वरूप बदल गया है या बदल चुका है, बदलने वाला है। जहां विरोध, समर्थन, सब कुछ आभासी है। यह सब कुछ इतना नशीला है, इतना आकर्षक है और इतना क्षणभंगुर है कि आप जब तक अवचेतनता को वापस लाते हैं तब तक सब कुछ बीत चुका होता है। यहां ग्रेटनेस 2 मिनट नूडल्स की तरह है, बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं। संस्थानों को इस नई दुनिया में अपनी जगह बनानी होगी। मैं एक बात बताऊं आपको, अतिवादी मूल्यों और अतिवादी विचारधाराओं का कोई खेल अब चलने वाला नहीं है। अतिवादी वैचारिकी के दिल लद गए। आप विद्यार्थी को ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा सकते जो उसकी तार्किकता और समझ पर खरा नहीं उतरता। डर एक है, प्रश्न एक है कि उसकी तार्किकता और समझ के स्तर को तय कौन करेगा। तकनीक ने वाद विवाद और संवाद की दुनिया को खत्म कर दिया है। ज्ञान, देखिए, मैं तो भारतीय हूं, हिंदू हूं, इस मामले में ज्ञान की विकास परंपरा, भारतीय ज्ञान की विकास परंपरा तर्क केंद्रित है। भारतीय होने का सुख यह है कि आप सांख्य से शुरू होते हैं और वेदांत तक जाते हैं। आपको ध्यान है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत जैसे 6 आस्तिक कहे जाने वाले दर्शन, और जैन, बौद्ध और चार्वाक का अनिश्वरवादी दर्शन तर्क वितर्क की परंपरा की उपज है। हमारा ज्ञान हमारी प्रश्नाकुलता से निकला हुआ ज्ञान है। को हम, मैं कौन हूं, से निकली हुई यात्रा को सो हम, मैं वही हूं जो तुम हो। यह पूरी यात्रा संवाद की यात्रा है। यह यात्रा प्रश्नाकुलता, तर्क और संवाद की याद दिलाती है। नई बनती हुई दुनिया में, यानी तकनीक की दुनिया में, यह यात्रा एक पक्षीय हो रही है। आप प्रश्न पूछिए, उत्तर लीजिए और चुपचाप घर जाइए। वाद विवाद नहीं होगा। तकनीक आपसे वाद विवाद नहीं करेगी। मैं आपको एक बात बताऊं, यह हमारा डर है कि ऐसा होना, यानी वाद विवाद से वंचित रहता हुआ समाज ज्ञान की बहुस्तरीयता के लिए खतरनाक है। एक ही किस्म की व्याख्या और एक ही किस्म का तर्क आपको उपलब्ध होगा। आप माने या न माने, तकनीक द्वारा दिया गया दुनिया को उत्तर अमेरिका द्वारा दिया गया उत्तर है। प्रश्न आपके हो सकते हैं, प्रश्न बुलंदशहर के होंगे, प्रश्न बेगूसराय का होगा, प्रश्न धर्मशाला का हो सकता है, पर उत्तर गूगल का होगा। उत्तर अमेरिका तय करेगा, प्रश्न आपके हैं। इससे परेशानी हो सकती है। आप देखिए ना, दुनिया में जो डोमिनेंट डिस्कोर्सेस कही जा रही हैं, जो डोमिनेंट नैरेटिव्स कहे जा रहे हैं,
जो वर्चस्ववादी विचार कहे जा रहे हैं, वह वर्चस्व अमेरिकी पूंजी तय कर रही है। हम सब लगभग यह मान चुके हैं कि यह अपरिहार्य स्थिति है। यह एक संभावना भी है, और वह संभावना है समय का भारतीय बोध। मैं इस बात पर आऊंगा। एक और तर्क है। दुनिया में जिस चीज को मॉडर्निटी कहते हैं, आधुनिकता कहते हैं, तर्क और वैज्ञानिक सोच जैसी शब्दावलियां जो गढ़ी गई, जो क्वाइन की गई, उसने एक अवधारणा निकाली, निजता की अवधारणा। क्या आपका एक निजी जीवन है? आप शिक्षक हो सकते हैं, पर आप आशिक भी हैं। तो आपका शिक्षक होना आपके आशिक होने को प्रभावित नहीं करता है। निजता की कोई अवधारणा अब नहीं चलेगी। आप जो हैं वो आपको रहना ही होगा। आपका टेक्नोलॉजी एंड तकनीक ने आपका प्राइवेट स्पेस खत्म कर दिया है। यानी आप बात कर रहे हैं, कोई उसे रिकॉर्ड कर रहा है, वो दूसरे को सुनवा रहा है, वो और तो और उसे रिकॉर्ड करके वायरल कर रहा है। यानी आप जब भी बोलिए, आप पब्लिक डोमेन में बोल रहे हैं। मैं तो कई बार जब खिन्न होता हूं तो फोन ही नहीं लेता, पता लगता है कि पता नहीं क्या रिकॉर्ड करके उसने चला दिया। अव्वल तो फोन लेता ही नहीं, मैं मैसेज पे ही होता हूं कि जो होगा लिखित ही होगा। और लिखित में पूरी तरह से आदरणीय भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान की शब्दावली का प्रयोग करता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट तक सस्टेन कर जाएगी। मित्रों, निजता की अवधारणा नष्ट हो गई है। यह एक डर है। आप पर्सनल हो ही नहीं सकते। तकनीक ने आपके पर्सनल स्पेस को नष्ट कर दिया है। पर उत्तर क्या है? अभी तक जो मैंने आपसे बातचीत की, उस बातचीत में तकनीकी और शिक्षण अधिगम के सकारात्मक पक्षों पर, उसकी सीमाओं पर बातचीत की, पर उत्तर क्या है? देखिए, हम सभी भारत भूमि पर पैदा हुए हैं। एक उत्तर है, और वह है समय का भारतीय बोध। मैं इन दिनों मथुरा वृंदावन में काम कर रहा हूं। साधु संतों से संवाद के अवसर मिलते हैं। मैं एक संत के पास बैठा हुआ था, वे प्रिंसटन से पढ़कर आए। बात सामाजिक मुद्दों पर चली और मैंने अपनी समस्याएं बताई। तो उन्होंने कहा, प्रोफेसर साहब, लीलाधारी कृष्ण के अनंत रूप हैं, पर जब उनसे पूछा गया कि आप कौन हैं, तो कृष्ण लला ने कहा, कालेष्मी, मैं काल हूं, मैं समय हूं। दुनिया की और पांथिक मान्यताओं में समय की कोई अवधारणा नहीं है। इसलिए वहां सब कुछ तुरंत फुरत तलवार और बंदूक से तय होता है। सनातन भाव काल की गति की केंद्रीयता का भाव है, इसलिए बचा रहा है। इसीलिए यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है। काल की गति में शिक्षण प्रशिक्षण की तकनीकी केंद्रीयता से उपजी हुई अतिवादिता का उत्तर शायद हो। पर मेरा एक निवेदन है, हम सभी पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। कम से कम कागज पर तो पढ़ने पढ़ाने का ही काम करते हैं।
जब आप किसी अवधारणा वैचारिकी का विरोध कर रहे हो, चाहे वह निजीकरण हो, पूंजी हो या तकनीकी हो, उसकी ताकत के कारणों को भी समझने का प्रयास करें। मित्रों, जब आपका विरोधी ताकतवर हो या जिससे आप घृणा करते हो आपसे ज्यादा सफल हो, तो आपको घृणा करने की पूरी छूट है, पर उसके ताकत के कारणों को समझने का भी तो प्रयास कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तकनीक की नैतिक ताकत की व्याख्या का दस्तावेज है। अगर मेरी बातों पर विश्वास न हो तो पढ़ लीजिएगा। आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, और मेरा तो सुख है कि FYUP आ गया। स्वातंत्रोत्तर भारत में शैक्षणिक संस्थानों ने स्वायत्तता के नाम पर जो लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया, वह निजीकरण की नैतिकता को प्रस्तावित करता है। ज्ञानतोष जी से स्नेह है, वे आदेश करते हैं और अपन भी आ जाते हैं। इसी बहाने कुछ पढ़ना लिखना हो जाता है। आपका बहुत बहुत आभार, सादर प्रणाम। अभी तो प्रश्न बाकी है चंदन जी। अरविंद जी प्रश्न ले रहे हैं। जयपाल जी का एक लंबा चौड़ा प्रश्न है। जी सर, जी सर। प्रोफेसर चंद्र कुमार सर का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बहुत अच्छा व्याख्यान, और मैं पहले ही कह चुका था कि सर का हर व्याख्यान सुचिंतित और व्यवस्थित होता है और रोचकता की पूरी गुंजाइश रखते हैं सर, ताकि व्याख्यान सुनते सुनते प्रतिभागी लोग ऊब न जाएं, उनकी मनोदशा को चंचल करते रहते हैं कि कोई स्थिरता का बिंदु आए और वहां वो टिके रह जाएं या चिपक के खड़े हो जाएं, ऐसी स्थिति पैदा ना हो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज के समय में, जबकि नई तकनीक और शिक्षण अधिगम पर बातचीत चल रही हो, और प्रज्ञा प्रतिभा की पहचान करना और ये बताना कि परंपरा में नवोन्मेषिता को प्रतिभा की विशिष्ट पहचान के रूप में हजारों साल पहले से ही दर्ज किया जा चुका है, एक अच्छी और बहुत ही सकारात्मक बात है। इससे ये बात तय होती है कि आज जिन नवोन्मेषी स्थितियों के सामने हम लोग खड़े हैं और जिसके प्रति कई तरह के विरोध अवरोध हमारे मन में पैदा होते रहते हैं, वे बिल्कुल आज की और बिल्कुल नई नहीं है, बल्कि सभ्यता और संस्कृति का विकास इसी नवोन्मेषिता पर निर्भर रही है। इस बात की तरफ सर ने संकेत करके तकनीकी और शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में होने वाले नए खोजों का स्वागत किया और हम सबको उसके प्रति अभिज्ञ होने के लिए प्रेरित किया। इस बात के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने एक बहुत अच्छी बात ये भी कही, सर वर्तमान समय में शिक्षा, ज्ञान और चिंतन को लेकर जो अंतर्विरोध मौजूद है उसकी पहचान रखते हैं, और उन्होंने साफ साफ कहा कि सूचनाओं का जो धारा प्रवाह है या बॉम्बार्डिंग जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, वे ज्ञान नहीं है। इस बात की पहचान करते हुए कि सूचनाएं ज्ञान नहीं है, और ज्ञान तभी माना जाएगा जब सूचनाओं की आप नई व्याख्या करेंगे, नई प्रस्तुति करेंगे। अगर इस बात को ध्यान में रखें तो तकनीक का स्वागत इस अर्थ में जरूर किया जाना चाहिए कि ज्ञान की प्रस्तुति नए अर्थों में करने के लिए तकनीक काफी सहयोगी चीज है। वाजिब है कि इससे पूरा हमारा शिक्षण अधिगम बदलता है। और उसमें एक बहुत बड़ी बात सर ने कही कि अब शिक्षकों की पहचान बदल गई है। तकनीक की बढ़ती भूमिका की वजह से शिक्षकों की पहचान बदल गई है, और ऐसा हमने अपने सीनियर से सुना हुआ है, जैसा वो बताते रहे हैं कि पहले हमारे शिक्षक क्लासरूम के बादशाह हुआ करते थे, बॉस हुआ करते थे। वो उनका बहुत ही निजी और प्राइवेट स्पेस हुआ करता था जिसे वो अपने तरीके से ड्राइव करते थे। लेकिन तकनीक ने इस निजता को सार्वजनिक स्पेस में बदल दिया, उनके प्राइवेट स्पेस को सार्वजनिक स्पेस में बदल दिया। अब आप क्लासरूम में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या भूमिका बन रही है आप, क्या नहीं बन रही है, वो एक सार्वजनिक प्रदर्शन का विषय बन गया है। तो ऐसे में शिक्षक होना और शिक्षण की प्रक्रिया में मौजूद रहना बहुत बड़े उत्तरदायित्व
और प्रतिबद्धता की बात बन गई है। तकनीक हमें इस बात के प्रति अवेयर होने की तरफ इशारा करता है। सर ने शिक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो विकास हो रहा है, ज्ञान के क्षेत्र में जो विकास हो रहा है, और उसमें जो एक नई तरह की प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां दुनिया के सामने मौजूद हैं, उसमें भागीदार बनने के लिए सही सारा क्या कि हमें तकनीक का सहारा लेना पड़ेगा, तकनीक को स्वीकार करना पड़ेगा। और बड़ी अच्छी बात है कि तकनीक के प्रति चिंता नहीं, तकनीक को जानने का प्रयास किया जाना चाहिए। तकनीक को सर्वे सर्वा मानकर भय और डर का शिकार होने की जगह नहीं, बल्कि तकनीक को नई चिंता और नए चिंतन के क्षेत्र के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, शिक्षण की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके प्रति चिंतित होना चाहिए। वाजिब है, शिक्षण अध्ययन के प्रतिमान बदल दिए हैं तकनीक ने, और अपनी उपलब्धता के माध्यम से जितने विशिष्ट माने जाने वाली बातें थी, ज्ञान थे, प्रतिमान थे, तकनीक ने उनको बहुत सामान्य और सर्व उपलब्ध ज्ञान के रूप में बदल दिया है। ऐसे में शिक्षण की प्रक्रिया से गुजरना चुनौती तो बनता ही है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ वाक्य, मेरा निजी अनुभव भी है और हम सबका ये निजी अनुभव है, कि कुछ वाक्य और कुछ बात आप क्लास में रख रहे होते हैं और सामने स्टूडेंट्स की तरफ से प्रतिक्रिया आती है कि जी सर, इसे हमने गूगल पे सर्च किया था और इस तरह से हमने पढ़ा था, और आपको लगता है कि आप जो नई बात मानकर और आप विशेष बात मानकर क्लास में प्रस्तुत करने जा रहे थे, उन बातों की जानकारी आपके छात्रों तक पहले से मौजूद है। वाजिब है, जो शिक्षण के बारे में कहा जाता है, शिक्षक की भूमिका के बारे में कहा जाता है कि शिक्षक सूचनाओं का प्रस्तुत करता नहीं है, बल्कि सूचनाओं की नई व्याख्या करने वाला है, ज्ञान को नई दिशा देने वाला है। तकनीक ने वहां पे लाके सचमुच हमें वहां खड़ा कर दिया है कि हम क्लास में प्रवेश करेंगे, बहुत सारी वास्तविक, बहुत सारी सामान्य सूचनाएं स्टूडेंट्स के पास विषय के बारे में पहले से मौजूद है, मुझे उसे नए अर्थों में ही प्रस्तुत करना होगा, तभी मैं क्लास में टिक पाऊंगा। सर के पूरे व्याख्यान का निचोड़ तकनीक और अधिगम के मामले में इस रूप में सामने आया। सर आपका इस मायने में भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए खुशी की बात यह भी है कि सर तकनीक के सारे खेल और चुनौतियों को जानते हुए भी उसकी सीमाओं की तरफ लगातार इशारा करते रहे। उसने जो समस्याएं पैदा की है उसकी तरफ भी बार बार वो संकेत उन्होंने किया है। और इस तकनीक की महामारी, एक तरह से कह सकते हैं, इस तकनीक की महामारी के बीच शिक्षा में ज्ञान और चेतना की विशिष्टता को कैसे बचाया जाए, उसके प्रति उन्होंने हम सबको अवेयर रहने के लिए कहा है। क्योंकि बहुत सही वाक्य चुना है सर ने कि ग्रेटनेस 2 मिनट्स नूडल की तरह हो गए हैं। तो ऐसे में ग्रेटनेस का बोध भी बदलना चाहिए, ग्रेटनेस के वास्तविकता को भी समझने का तरीका भी हमें बदलना होगा। इन तमाम अर्थों में सर ने हमारे सामने कई बातें रखी, कई तरह से बातें रखी, और हम सबको, सर कहते हैं कि हमारा विभाग गदलश्रु भावुकता का विभाग है, तो जीवन, समाज और समय के प्रति किसी तरह की गदलश्रु भावुकता अब जगह नहीं रखती है। इस बात की तरफ इशारा करते हुए सर ने हम सबको बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। सर की आज्ञा हो तो जो प्रश्न रखे गए हैं चैट बॉक्स में, मैं प्रस्तुत करूं उन्हें सर के सामने, ताकि बातचीत आगे जारी रहे। अरविंद जी, सिर्फ एक निवेदन के साथ। जी सर, जी सर, जी सर। उत्तर मेरे पास नहीं है जी। मैं प्रश्नों की व्याख्या ही कर दूंगा। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। उत्तर नहीं है इसका मतलब कुछ नया साझा करेंगे आप, ये बहुत खुशी की बात है। एक सर हमारे प्रतिभागी हैं डॉक्टर गोपाल कुमार जी। उनका कहना है कि सर ने अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही कि आज के समय में हम तकनीक से नहीं भाग सकते, हमें तकनीक का प्रयोग करना ही पड़ेगा। सर से मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या आज के समय में हम तकनीक पर निर्भर होते जा रहे हैं? क्या तकनीक पर निर्भरता ने शिक्षकों और विद्यार्थियों के संबंधों को प्रभावित किया है? शिक्षक नई परिस्थितियों का सामना कैसे कर सकते हैं? ये कुछ प्रश्न है, जिज्ञासाएं हैं, जिनका जवाब बहुत अर्थों में आपने दिया है, लेकिन हो सकता है कुछ नए संदर्भों के साथ आपकी बात सुन। गोपाल जी को मेरा नमस्कार। नई स्थितियां हैं और ये स्थितियां, मैं पुनः थोड़ा सा लेफ्टिस्ट हो जाऊं, ऐतिहासिक प्रक्रिया से निकली। अब क्या करूं, सही सही शब्द वहीं मिलते हैं तो वहीं से उठा लेता हूं। वो ऐतिहासिक प्रक्रिया क्या है?
इस पर विचार करना होगा। देखिए, अगर कोई विचार, कोई अवधारणा, कोई पदावली और कोई स्थिति समाज में है तो उसके होने के वाजिब कारण हैं। अब वो कारण क्या है? वो कारण यह है कि दुनिया ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जिस ढंग से प्रगति की है उसके साथ आपको संवाद करना होगा, और यह संवाद तकनीकी केंद्रित होगा। तकनीक आपकी प्राथमिक भावभूमि को तय नहीं करेगी, तकनीक आपकी सहायक भूमिका में होगी। मैं एक बार जब दिल्ली पढ़ने आया 1990 में, तो मुखर्जी नगर में रहता था, तो मेरे पीछे मेरे हॉस्टल के सीनियर रहते थे जो पटना से आए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे मालवीय नगर जाना है, कैसे जाऊं मुखर्जी नगर से? तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में हर बस हर जगह जाती है अगर आपको जाना आता है। जीवन में उद्देश्य तय कर लिए, आपका उद्देश्य स्पष्ट है तो रास्ता, हर रास्ता वहां तक जाता है। आपने तय उद्देश्य अपने गुरुओं की जुबानी तय किया था और रास्ते भी आपको किसी झोलाछाप गुरु ने पकड़ा दिया था। नई स्थितियां हैं और उन नई स्थितियों के साथ संवाद कीजिए। हमारे घर का 3 हिस्सा है गांव में, तो जब पहले हिस्से से दूसरे हिस्से में हम लोग जाते थे तो रास्ते में एक, जहां हमारी दादी सोती थी तो बरामदा पड़ता था, तो वो उसमें लालटेन नहीं रखा होता था, तो वो अंधेरा होता था, डर लगता था। तो हमारी दादी पीछे से चिल्लाती थी भोजपुरी में और कहती थी कि आ जाओ मैं इधर ही हूं, और हम लोग उस डर को पार कर जाते थे। आवाज दे रही है टेक्नोलॉजी, डर के आगे जीत है, भय के आगे जीत है। आप आगे बढ़िए और देखिए ना, जिन तमिलनाडु से एक बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ द्रविड़ आंदोलन के दिनों में, उसी ढंग से 90 के दशक में बिहार से बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ। वो सभी विद्यार्थी अब अपने अंगुलियों के बदौलत दुनिया नचा रहे हैं। आप चले जाइए कैलिफोर्निया में, आप चले जाइए दुनिया के बेहतरीन देशों में, जो लोग दुनिया में ज्ञान की संपदा के निर्माण में लगे हुए हैं वो आपके भारत के लोग हैं, चीन के लोग हैं। टेक्नोलॉजी जिन समाजों में भय पैदा कर रही थी, उन्हीं समाजों से निकले हुए लोग टेक्नोलॉजी को रेगुलेट कर रहे हैं। डर के आगे जीत है। जब आपको डर लगे ना, तो डर से मुकाबला कर लेना चाहिए। एक नई स्थिति आई है, 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक आपको नई स्थिति दी है। आप उतर के देखिए ना, दिल बाग बाग हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक हमारे प्रतिभागी मित्र हैं डॉक्टर के झा, उन्होंने लिखा है, बहुत रोचक, ज्ञानवर्धक और बहुत सारी नई शब्दावलियों से परिचित हुए हैं हम। अब नूडल मूडल बन गया है ज्ञान, अब ग्रेटनेस अब नूडल मूडल बन गया है। उनका प्रश्न है कि यह प्रशंसनीय बात है या शोचनीय बात? देखिए, हुआ क्या है, मैं बार बार कहता हूं, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, ज्ञान का लोकतंत्र। ज्ञान अब निजी अवधारणा नहीं है। पहले क्या होता था, मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं, कोई अकबर होता था, वो अकबर, उस अकबर के 2-4 चेले चमचे हुआ करते थे। अब वो दरबार नवरत्नों का दरबार था, तो उसमें तानसेन भी थे। तो तानसेन ने गाया, अकबर का मिजाज देखा, तब तक बारिश होने लगी। अकबर ने कहा कि तानसेन गाते हैं तो बारिश होने लगती है।
चेले चमचों ने देखा कि साहब बहादुर का मिजाज ऐसा ही है, कहा कि साहब सही कह रहे हो, तानसेन गाते हैं तो बारिश ही होती है। और ये अवधारणा चल निकली कि तानसेन जब भी गाएंगे बारिश हो जाएगी। अब हुआ क्या कि अकबर महान, तानसेन महान और वो चेले चमचे महान। टेलीविजन ने और टेक्नोलॉजी ने सीलमपुर में बैठे हुए आदमी को, सादतपुर में बैठे हुए, सादनगर में बैठे हुए व्यक्ति को ये ताकत दी है कि वह पूछे कि इसमें महान क्या है भाई, इसमें कौन सा ग्रेटनेस है। मैन्युफैक्चर्ड ग्रेटनेस नहीं चलेगा। आप देखते हैं अचानक 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 कोई आदमी ग्रेट बन रहा होता है, तब तक एक सीडी आ जाती है, खेल खत्म। पूरा का पूरा महानता की निर्मित की जो अवधारणाएं हैं, उन्हें तार्किक होना पड़ेगा, उन्हें सस्टेनेबल होना पड़ेगा। सिर्फ कोटरी द्वारा बनाई गई महानता नहीं चलेगी। मैं तो हिंदी में देखता था, हिंदी में लोग नौकरी मांगने जाते थे तो आचार्य जी लोग कहते थे कि कवि बना देता हूं तुम्हें, उपन्यासकार बना देता हूं। अब कवि और उपन्यासकार बनाने के खेल नहीं चलेंगे, जो बिकेगा वही दिखेगा। कुल मिलाकर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि महानता की निर्मित की, महानता ग्रेटनेस के फैब्रिकेशन की कोई अवधारणा चलेगी नहीं। उसे सस्टेनेबल होना पड़ेगा, उसे लॉजिकल होना पड़ेगा। इतना ही कह रहा हूं। बहुत सही बात कही सर आपने। एक हमारे अन्य प्रतिभागी सर शांति भूषण जी, वो पूछ रहे हैं कि आपके अनुसार तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकल्प क्या हो सकता है? ये तो लगभग एक इश्क कर रहे आदमी से यह पूछना हुआ कि प्रेम का विकल्प ज्ञान होगा क्या। अभी तो अपन इश्क में है भाई, अभी इसका आनंद लेने दो। जब चैतन्य की स्थिति में जाएंगे तब विकल्प देखेंगे। मेरे पास तकनीकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई विकल्प दिख नहीं रहा है, वो समय के पास हो सकता है। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे एक मित्र हैं जयपाल सिंह जी, प्रतिभागी मित्र, उन्होंने टिप्पणी की है, मैं उस टिप्पणी आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। प्रोफेसर चंदन चौबे सर सार्वजनिक बुद्धिजीवी के साथ यायावरी जन बुद्धिजीवी भी हैं। सूचना और तकनीक की इस शिक्षा जगत में हम बचे रहेंगे या हम भी खत्म होंगे? अब तो न देवी रही न वैसी कराह, हम तो झटके ही से खा रहे हैं। सब कुछ बदल जाएगा तो बचेगा क्या? थोड़ी चेतना और चेतावनी की तरफ भी इशारा करें। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, जयपाल जी तो पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा और सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, सिर्फ इतना है कि एक नई स्थिति पैदा हुई है, और ये कोई आज नहीं पैदा हुई है, यह एक ऐतिहासिक प्रक्रिया से पैदा हुई है। और मुझे याद है, आप सभी जानते हैं, आदरणीय ज्ञानतोष झा जी भी इस बात को, राजीव गांधी जी ने कितना मुश्किल से इस देश का मानस बदला था। वो बदल ही नहीं रहे थे। नरसिम्हा राव जी आए, उन्होंने निजी पूंजी की वकालत की। लोग नहीं, अब आज निजी पूंजी नहीं आई होती, आज कंप्यूटर नहीं आया होता, तो आज की स्थिति क्या होती? हम और आप इस कोरोना में कैसे संवाद करते? न ये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम होता और न जयपाल जी की टिप्पणियां होती। मुख्य मुद्दा यह है कि बदलाव के प्रति, तकनीक के प्रति, नई स्थितियों के प्रति एक सकारात्मक रवैया अपनाना है। और सुनिए ना, यही तो प्रगतिशील होना है। हम आपको प्रगतिशील ही तो होने को कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक अन्य प्रतिभागी मित्र हैं विजय नारायण मणि जी, उनका सर प्रश्न है आपसे कि विश्वविद्यालय के सिलेबस शिक्षक और छात्र के मध्य संवाद की दिशा को तय करने वाले होते हैं।
तकनीक में परिवर्तन तो हो और सिलेबस वहीं रहे, तो क्या अपेक्षित उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है? विजय जी नमस्ते। मैं सिर्फ आपको स्वातंत्रोत्तर भारत में बन रहे शिक्षा संस्थानों, कभी अपने प्राचार्य महोदय से कहिएगा वो शिक्षा जिस किस्म से विश्वविद्यालय बने उस पर कभी बातचीत करें तो एक लंबी बातचीत होगी। मैं एक उदाहरण सिर्फ देना चाहूंगा। स्वातंत्रोत्तर भारत के शिक्षा संस्थान समाज से कटे हुए विकसित हुए हैं। मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर याद आ रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, अभी अगर आप विश्व भारती गए ही होंगे, तो विश्व भारती में बाउंड्री नहीं थी। अभी जो नए कुलपति गए उन्होंने बाउंड्री बनाना शुरू किया, उसके बाद विवाद शुरू। रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा दृष्टि ये थी कि संस्थान समाज से कटे हुए नहीं होने चाहिए। विश्वविद्यालयों ने अपने को टापू के रूप में स्थापित किया। समाज की चिंतन धारा के साथ उनका कोई संवाद ही नहीं रहा। जो विश्वविद्यालयों का कवि है वो समाज का कवि नहीं है, जो समाज का कवि है वो विश्वविद्यालयों का कवि नहीं है। जो समाज का बौद्धिक है वो विश्वविद्यालयों का बौद्धिक नहीं है, जो विश्वविद्यालयों का बौद्धिक है समाज में उसे कहते हैं कि वो गुरु कतवारू नौकरी करते हैं कहीं पे। समाज और शिक्षण संस्थानों के बीच एक संवाद की प्रक्रिया विकसित नहीं हुई है। विश्वविद्यालयों को आखिर समाज में ही तो प्रासंगिक होना है। मैं ग्वायर हॉल में रहता था, मैं आर्ट्स फैकल्टी आता था, रास्ते में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट पढ़ता था। 10 साल में रहा, आदरणीय ज्ञानतोष झा जी भी रहते थे। साहब वही कोट, वही पीकर, वही फ्लास्क, वही गंदा सा एक कोट पहने हुए, पता क्या शोध हो रहा है भाई। ऐसा कोई शोध जो समाज की समस्याओं से संदर्भित नहीं हो विश्वविद्यालयों में क्यों चलेगा? विश्वविद्यालयों को बदलना होगा, उन्हें समाज के साथ संवाद करना होगा, नहीं तो विश्वविद्यालय नष्ट हो जाएंगे। और नष्ट हो ही रहे हैं। नष्ट हो क्या जाएंगे, हो ही रहे हैं। कौन पढ़ाना चाहता है अपने सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों की तरह अब सरकारी विश्वविद्यालय भी हो जाएं? इससे हमें बचाना होगा इनको, और यह बचाना आप ही सुनिश्चित करेंगे। 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में लाया गया कदम है। ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि अपने लोग लाए हैं, ये इसलिए कह रहा हूं कि उसमें तर्क है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बार बार प्रश्नों के संदर्भ में 2020 नई शिक्षा नीति का उल्लेख करके और उसमें मौजूद नई दिशाओं और नई चुनौतियों की तरफ संकेत कर रहे हैं। ये हम सभी प्रतिभागियों के लिए एक अच्छा संदेश है। जी सर, जी सर। ये एन यहाँ भी है और एन पहले वाले में था, वो न्यू थी, ये नेशनलिस्ट है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी सर। एक अन्य मित्र हैं सतीश सालवे जी। उनका प्रश्न है कि सर जी, इस तकनीकी युग में मनुष्य अपने आप को भूल गया है, क्योंकि इतना सारा मिल रहा है तकनीक के माध्यम से कि वह इस उहापोह में डूबा रहता है कि क्या रखें और क्या छोड़ें। इसके द्वंद्व में हम अपने आप को भूलते ही चले जा रहे हैं। क्या यह उचित है? ऐसा कुछ उनकी जिज्ञासा है ऐसी। मैं आपको एक बात बताऊं, सालवे साहब, नोआ हरारी का फिर उल्लेख करूंगा मैं। पढ़िएगा, बहुत ही रोचक। मैंने आप एक बार पढ़ें तो पढ़ते रह जाएंगे उसे। नोआ हरारी ने ऑफिशियली कहा कि मैं स्मार्टफोन नहीं रखता हूं। 1976 में पैदा हुए, 75-76 में उन्होंने कहा कि मैं स्मार्टफोन नहीं रखता हूं। विपश्यना के साधक हैं। नोआ हरारी भारत आए थे, इजराइल एम्बेसी ने एक गेट टुगेदर किया, तो जो लोग इजराइल के पक्ष में बोलते हैं वो अपने को बुलाते हैं लोगों को, तो अपन भी चले गए। तो बातचीत के क्रम में जब बातचीत निकली तो उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी को दुश्मन अगर आप मानेंगे तो आपके साथ दुश्मन वाला ही व्यवहार करेगी। भैया अनंत दुनिया है। इसी टेक्नोलॉजी में ज्ञानतोष जी
जहरा जी, अरविंद जी भी उपलब्ध हैं, और इसी टेक्नोलॉजी में तमाम तरह की और भी चीजें उपलब्ध हैं जो सामाजिक नैतिकता के विरुद्ध जाती हैं। पर आपने यह चुना ना। चयन का विवेक भारतीय समाज में परिवार और समाज की संस्थाएं तय करेंगी। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि सभ्यता के इतिहास में परिवार से बेहतर कोई संस्था बनी नहीं है। जब तक भारतीय परिवारों की संरचना बची रहेगी, मनुष्य होने का भाव भी बचा रहेगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है। जी सर, आपने बहुत सही बात कही कि तकनीक की कितनी भी आंधी आ जाए, आपके पास नैतिकता और विवेक होनी चाहिए, जिससे छनकर जब चीजें आप तक आएंगी तो वे विध्वंसक या विनाशकारी तो बिल्कुल ही नहीं होंगी, और उनके प्रति आप बहुत ही सजग रवैया अपनाएंगे। जिज्ञासाएं बहुत हैं, टिप्पणियां बहुत अच्छी अच्छी आ रही हैं, लेकिन जिज्ञासाओं का अंत असंभव है। मैं कॉलेज के प्राचार्य अरविंद जी, एक विकास जी ने पूछा है प्रश्न, पूछ लीजिए। विकास जी, मैं एक बात कह दूं? जी सर प्लीज। मैं एक बड़ा रोचक प्रसंग है, मैंने वेंकटेश्वर कॉलेज में कहा था जी कि पालनपुर में एक सभा थी, आदरणीय अटल जी गए और शांता कुमार जी गए। जी सर। अटल जी 5 मिनट बोल के बैठ गए। शांता कुमार जी ने कहा कि और बोलिए। तो अटल जी ने कहा कि 51,000 चंदा दोगे और 1 घंटा बोलूंगा। सर, हम लोग एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां सब कुछ खरीदने के बाद कुछ कहा जा सकता है कि डिस्काउंट कितना देंगे या लावा दुआ के टाइप में देंगे। विकास जी का प्रश्न रखिए। विकास जी की सर टिप्पणी करते हुए प्रश्न कर रहे हैं कि सर, इस ज्ञानवर्धक व्याख्यान के लिए आपका बहुत बहुत आभार। समाज और विश्वविद्यालय के बीच राज्य की क्या भूमिका है? राज्य बाजार की तरफ है या समाज? देखिए, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया। हमारे देखते देखते एक नई राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हुई है जहां राष्ट्र राज्यों की राजनीतिक सीमाओं का विगलन हो रहा है। G7, G15, साफ्टा, एशियान, ओपेक, एपेक के रूप में नए संगठन बन रहे हैं। यूरोप तो 1-2 देशों को छोड़ दिया जाए तो 1 वीजा कंट्री हो गया है। आप यूरोपियन डॉलर की तरफ जा रहे हैं। कई बार भारतीय उपमहाद्वीप की बात भी उठती है। राज्य की भूमिका बदली हुई होगी। राज्य तकनीक पर सवार होकर आएगा। ये जो पेगासस है वो राज्य की ही भूमिका है। राज्य अपने ढंग से चीजों को नियंत्रित करेगा। मुझे याद आ रहा है आदरणीय मनमोहन सिंह जी का वह वाक्य, जब आरोप लगे कि मनमोहन सिंह जी की सरकार टेलीफोन रिकॉर्ड करवा रही है, तो उन्होंने एक बड़ी ईमानदारी से एक बात कही थी। कहा कि हर सरकार अपने को बचाए रखने के लिए कुछ न कुछ चीजें करती है। राज्य अपनी भूमिका को बचाए रखने के लिए तकनीक पर ही सवार होगा। वह तकनीक के विरोध में नहीं जाएगा। तकनीक राज्य की सबलता को समर्थ बनाएगी और तकनीक के ही माध्यम से राज्य आपको नियंत्रित करेगा। राज्य के पारंपरिक उपादान अब आपको नियंत्रित नहीं करेंगे। मसलन अगर आप पर यह देखना है कि अरविंद जी कॉलेज आए हैं या नहीं आए हैं, तो आपका बायोमेट्रिक आंकड़ा बता देगा कि आपकी मूवमेंट कहां है। आपके फोन का मैप बता देगा कि आप कहां से बोल रहे हैं। अरे सुनिए ना, आप असम में हो तो फोन पर जवाब आता है असमिया में। वो पता लग जाता है सामने वाले आदमी को कि वो असम में है। यानी तकनीकी राज्य की ताकत का माध्यम बनेगी, तकनीकी राज्य के विरोध में नहीं जाएगी। और तकनीक के खेल में एक बहुत सुंदर वाकया है।
कि नई तकनीक पुरानी तकनीक को रिडेंडेंट कर देती है। जैसे लोकतंत्र की खामियों का मुकाबला ज्यादा लोकतंत्र, माने हम लोग बार बार एक मजाक कहते हैं कि व्हाट्स द वे टू कट द इविल ऑफ डेमोक्रेसी, जवाब आता है मोर एंड मोर डेमोक्रेसी। सही बात, सही बात। उसी ढंग से पुरानी टेक्नोलॉजी को नई टेक्नोलॉजी आउटडेटेड कर देगी। देखिए ना, रेडियो खत्म हो गया कि नहीं हो गया, कैलकुलेटर खत्म हो गया कि नहीं हो गया, कैसेट खत्म हो गए कि नहीं हो गए, सब चीजें खत्म हो गई। अब आपका जो फोन है, या कैमरा भी है, रेडियो भी है, कैलकुलेटर भी है, घड़ी भी है, पोस्ट ऑफिस भी है। सोचिए क्या क्या है इसमें। आपका पता भी है। अब लोग पता नहीं मांगते, ई पता मांगते हैं। तो पुरानी टेक्नोलॉजी जनता के पास रहेगी और बेहतर टेक्नोलॉजी स्टेट के पास रहेगी। यही अंतर होगा। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। संवाद परक लंबे व्याख्यान। मैं अब अपने कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर से आग्रह करता हूँ कि वो धन्यवाद परक की दुनिया कुछ करें। चंदन जी को सुनना हमेशा सुखकर और ज्ञानवर्धक होता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि नई उद्भावनाओं के साथ, नए विचार के साथ, नए चिंतन के साथ, नए अंदाज में आज वो कुछ कहने वाले हैं और उन्होंने वही किया। तो दरअसल जिस तकनीक की बात हमारे चंदन जी कर रहे थे, जब श्रुति पर ज्ञान का के संवर्धन के लिए या ज्ञान के माध्यम के लिए, जब श्रुति परंपरा से लिपि में और लिपि से जो गुरुकुल रहे और गुरुकुल और विश्वविद्यालय रहे प्राचीन काल में, और वहाँ से फिर ये हमारी जो आपकी क्लास ऑनलाइन में जुड़ रहे हैं या जुड़े हैं, ये लगातार बदलाव तो हुआ ही है। तकनीक भी बदली है, हमारी व्यवस्थाएं भी बदली है, और हमने हमेशा अपनी सीमाओं का अतिक्रमण भी किया नई सोच के साथ। और मुझे लगता है कि जो हम अभी भी नहीं आ रही, थोड़ा सा डिस्टर्ब था सर। अरविंद जी मेरी आवाज आ रही थी या? हाँ, बीच में आवाज रुक गई थी सर। अच्छा, रुक गई थी। जी सर। तो बहुत चंदन जी को सुनना हमेशा बहुत अच्छा लगता है, और उन्होंने बहुत नई बातें आज बताई हैं, लोगों के प्रश्नों का भी और उनकी जिज्ञासाओं का भी समाधान किया बिल्कुल नए अंदाज में। और वो तो हमेशा जब संवाद करते हैं तो अपने अंदाज और अपने चुटीले व्यंग्य के लिए हास और परिहास से परिपूर्ण व्याख्यान देते हैं, जो सबको भाता है, मैं समझता हूँ, और लुभाता भी है, श्रोताओं को लुभाता भी है। तो ये चंदन जी की दक्षता है और उन्होंने उसी तरह से ये व्याख्यान दिया। और मैं ये कह रहा था कि तकनीक में बदलाव के साथ, समय के बदलाव के साथ, परिस्थितियों के बदलाव के साथ, तो हमने अपनी आदिम सभ्यता से लेकर अब तक तो इतने सारे बदलाव किए हैं। और जब श्रुति परंपरा में ज्ञान का होता था विकास, और उससे लेकर के लिपि और फिर गुरुकुल, फिर विश्वविद्यालय, और फिर जो कॉलेज और स्कूल बने, और आज फिर जिस तरह से ऑनलाइन में हम बदल रहे हैं, तो ये तो एक सिलसिला है और ये चलता रहेगा, और इसके साथ हमें बदलना भी पड़ेगा क्योंकि ये समय की आवश्यकता भी है। हाँ, एक बात बड़ी जरूरी है ये समझना, जो चंदन जी ने इसकी तरफ इशारा किया, कि तकनीक हमको अपना गुलाम ना बना ले, तकनीक को हम माध्यम बनाएं, और यही होना भी चाहिए। अगर तकनीक के हम, चूंकि बहुत पहले मुझे याद है एक टैगलाइन, एक मोबाइल कंपनी का प्रचार आया था, धीरू भाई अंबानी ने जब रिलायंस मोबाइल लॉन्च किया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो
मोबाइल जिसकी बात चंदन जी कर रहे थे, तो दुनिया मुट्ठी में है, तो दुनिया का सारा जो ज्ञान है वो भी हमारी मुट्ठी में है। तो उसको, उसमें बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा कि चयन करने का अधिकार हमारा है, और वहाँ हमारे विवेक और हमारी जो परंपरा, हमारी संस्कृति, वो हमें चयन करने की बुद्धि देती है कि हमको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। मैं आपके इस सुरुचिपूर्ण और सुंदर व्याख्यान के लिए आपको बधाई देता हूं, और आपको अपने कॉलेज की तरफ से, हम अपनी टीम की तरफ से, IQAC की तरफ से, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय निकाला। और एक खास प्रयास के अंदाज में कल ही मैंने चर्चा की थी कि चंदन जी मुझसे कहेंगे कि भैया दक्षिणा इतना कम है, इतना बड़ा काम। इसलिए, लेकिन वो एक अधिकार है मेरा आप पर, इसलिए उसी अधिकार के तहत मैं आपको कष्ट देता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, आप सबों का आभार। जी सर, प्रणाम सर। नमस्कार।